हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्डली इनसेन। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको लास्ट में सरप्राइज मिलेगा, तो प्लीज स्टे टिल द एंड और आपको मैं बताऊंगी कि वो सरप्राइज क्या है। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। आप इस वीडियो को आराम से स्किप कर सकते हैं अगर आप अपने पेरेंट्स को भगवान मानते हैं तो। अगर आप सोसाइटी के रियलिटी चेक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपको डिल्यूजनल रहने की आदत है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को स्किप नहीं किया तो इसका मतलब आप इस और अगर मेरी डिस्क्लेमर सुनने के बाद भी आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं तो इसका मतलब कि आप मेरी बातों से काफी रिलेट फील करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिसफंक्शनल फैमिलीज के ऊपर। यस, यू हर्ड इट राइट, डिसफंक्शनल फैमिली। ये होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फंक्शनल फैमिली क्या होता है। ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर जिसमें एनवायरनमेंट काफी फ्रेंडली होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। ठीक है, जहाँ पे बच्चे एक मशीन की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह रेस किए जाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह रेस किए जाते हैं। ओके, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी डिफिकल्टीज होती है, उन सबको सुना जाता है, उन सबको समझा जाता है, पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं, फिर बच्चे भी पेरेंट्स की बात को एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ घुल मिल के रहते हैं। ये होता है एक फंक्शनल फैमिलीज का पैटर्न। ठीक है, इट इज लाइक हाउ द फंक्शनल फैमिलीज वर्क टुगेदर। ओके, अब डिसफंक्शनल फैमिलीज की बात करें तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल उससे अपोजिट होगा। अब हम लोग समझेंगे कि होता क्या है डिसफंक्शनल फैमिलीज। In this topic, we are going to understand that not all the families are safe. Okay, and we are going to talk about the dark side of the family. ठीक है, अगर डिसफंक्शनल फैमिलीज का डेफिनेशन समझे तो कहा जाता है a dysfunctional family is one where conflict, neglect and abuse are common and consistent. Okay, these families fail to provide emotional support, stability, or healthy communication. Often, these patterns are repeated across generations. सबसे पहला पॉइंट को समझे तो यहाँ पे कहा गया है कि डिसफंक्शनल फैमिली ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आए दिन यहाँ पे झगड़े होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स के बीच, स्पाउसेस के बीच, ठीक है, पेरेंट्स चिल्ड्रंस के बीच, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच। मतलब फैमिली का एनवायरनमेंट इतना खराब है कि हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते रहती है। सेकेंड पॉइंट इज नेग्लेक्ट। ठीक है, आप अपने बच्चों की फीलिंग्स या उनके जो थॉट्स है उन सबको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आप उसको निगलेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं ना, हमें काम का प्रेशर है, ठीक है, हमें घर संभालना होता है, बाहर जॉब करना होता है, हम सबको काम का इतना प्रेशर है, बच्चों को क्या प्रेशर है। ठीक है, बच्चों की लाइफ बहुत इजी होती है, बहुत आसान होती है, बच्चे बस खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, उनको क्या ही चीज की टेंशन है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो डिसफंक्शनल फैमिलीज में बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हैं। ओके, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उनके ही एज के हिसाब से, मतलब उन्हीं को है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब एज अ पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत भी गलत सोच रहे हैं। आप जब एक बच्चे की एज में थे तो क्या आपको कोई भी चीज की टेंशन नहीं होती थी? आपको लगता था कि हाँ, सब कुछ आसान ईजी है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है, हमारी थॉट का प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम एक सर्टेन एज को पास करके और आगे की एज में बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पीछे की हमारी लाइफ काफी इजी थी। ठीक है, अरे बच्चों का क्या है, उठो, मस्ती करो, स्कूल जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। ठीक है, तो ये हमारी थिंकिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता ना कि वो बच्चा अपने सोसाइटी में क्या फेस कर रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या फेस कर रहा है, उसको किस चीज के लिए डिमीन किया जा रहा है, उसको किस चीज के लिए ट्रोल किया जा रहा है, स्कूल में उसके साथ कैसा बिहेवियर है, ट्यूशन में उसके साथ कैसा बिहेवियर है, कोई टीचर पर्सनली उसके साथ कैसा बिहेवियर रखता है। बहुत सारी ऐसी बात होती है। और इसी जो टाइम पीरियड है, ये जो टीनेजर्स का या एडोलेसेंस का पीरियड है, इसी टाइम पे बच्चे सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। बच्चों का जो दिल होता है वो बड़ों के मुताबिक काफी सेंसिटिव होता है, राइट।
जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें मतलब चीजों को कंट्रोल करना आ जाता है थोड़ा बहुत इजीली। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स है तो उनको कोई टेंशन नहीं होता है या वो बहुत फ्री रहता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं और कितना बोल सकते हैं कितना ज्यादा हमारे लिए सोचते हैं या हमारे लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी वही पेरेंट्स अपना जो उनका जो बाहर का एंगर होता है ना, जो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, वो सब बच्चों पे निकलता है। सेकंड पॉइंट पे बात करें तो एब्यूज, ठीक है। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में एब्यूज काफी कॉमन है और कंसिस्टेंट भी, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो या मेंटल अब्यूज हो, ठीक है। पेरेंट्स को लगता है, मतलब कुछ पेरेंट्स की ऐसी थिंकिंग होती है ना कि बच्चों को इस चीज पे मारो, बच्चों को इस चीज पे डांटो, वो ठीक हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा सीरियसली लगता है कि आपके डांटने और मारने से वो ठीक हो जाएंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछी, ठीक है। तो आप लोग ऑडियंस, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि मेरा ये क्वेश्चन वैलिड भी है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कुछ किया, अगर वो चीज सही नहीं भी है तो फिर भी बच्चा आपको आके बता रहा है कि मम्मी मैंने ये काम किया है, ये देखो ऐसा है वैसा है, मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया है। अब वो अपने पेरेंट्स को जाके बताता है। पेरेंट्स को वो चीज पसंद नहीं आती है, ठीक है। पेरेंट्स को वो सही नहीं लगता, बिल्कुल फेयर इनफ है, ठीक है। पेरेंट्स है तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है बच्चों की तरफ, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या बना दिया, इससे हमारी सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगी। ऊपर अगर बच्चा कुछ गलती भी करके अपने माँ बाप को बताता है तो कुछ पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो सडनली ऐसा रिएक्ट करता है ना कि सारा ब्लेम बच्चों के ऊपर आ जाता है, वो बच्चे के ऊपर ही डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लगता है आपका जो बच्चा है वो आपको कभी भी आके बताएगा कि पापा मैंने ये किया है वो किया, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया? कभी भी वो आपको बताएगा? अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है और वो आपसे शेयर कर रहा है और आप उस चीज को दबा रहे हो सोसाइटी के प्रेशर से कि अरे 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 बेटा मत बोल ऐसा मत बोल, चुप रह जा वरना वो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। अगर कोई आपकी बेटी है ना, अगर आपके साथ गलत हुआ या बेटा भी है उसके साथ गलत हो रहा है बाहर में या कुछ रिलेटिव्स के थ्रू या घर में ही, ठीक है, कहीं भी स्कूल्स में कहीं भी उसके साथ गलत हो रहा है और वो आपको आके कहता है कि पापा मेरे साथ ऐसा हुआ, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। और आप एज अ पेरेंट्स वहां पे कोई स्टेप नहीं लेते हैं और उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि बच्चा आपको फिर कभी भी आके कुछ आपको सच बताएगा? बताएगा? ऑब्वियसली नहीं बताएगा। वो आपको क्यों बताएगा? वो बाहर किसी फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को जाके ढूंढेगा, वो ऐसा पर्सन को जाके ढूंढेगा जो शायद उसको सही राय भी ना दे, उसको वो गलत रास्ते पे ले जाए कि अच्छा मतलब इसका मतलब इस इंसान का मैं फायदा उठा सकता हूँ, इसके साथ ऐसा हुआ है और इसके पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, इसके पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं इस इंसान का फायदा उठा सकता हूँ। फिर वो बच्चा ऑब्वियसली गलत संगत में नहीं पड़ेगा कि अगर वो आपको बता रहा है उसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उसको बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे हो, उसको बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, वो बिल्कुल आके आपको नहीं बताएगा फिर आगे से, ठीक है। अगर एक और अगर एग्जांपल से बात करूं तो अगर बच्चे मतलब जब एक एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं और जब वो बात शादी की आती है, जो अभी काफी चल रहा है ना, काफी हर जगह चल रहा है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज वगैरह, ये सब चीज काफी ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि बच्चा जब एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच गया है, मतलब वो अर्निंग अच्छा कर रहा है या कर रही है या अपना जॉब सिक्योर है, मतलब अपनी लाइफ में वो काफी आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है। उसके बाद वो आपको अगर आके बताती है कि पापा मेरा एक ऐसा रिलेशन है और मैं इस इंसान को काफी टाइम से जानती हूँ या जानता हूँ और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ, और आप उस चीज को बिना सुने समझे एकदम ही ज्यादा डिनाई कर देते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी के चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी, ये वो ऐसा वैसा, ये तुमने क्या कर दिया। ये तो मैं बस आपको सिंपली बोल के बता रही हूँ ना, पेरेंट्स बहुत हद तक अब्यूज भी करते हैं बोलते हुए, ठीक है। अब्यूसिव वर्ड्स का यूज करते हैं, हार्श वर्ड का यूज करते हैं ताकि जो उनका जो बच्चा है वो कलप के रह जाए, वो अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर ना करे, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स क्या करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल कि तुम्हें मेरी कसम मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं ये कर लूंगी, तुम्हें मेरी कसम अगर तुमने कुछ गलत किया है तो मेरे से बात भी किया है तो। आपको क्या लगता है कि आपके इस टॉक्सिक बिहेवियर से आपका बच्चा आपको कभी भी आके कुछ बताएगा?
या उसको सही लगेगा कि मैंने किसी को पसंद किया तो मैं अपने घर में जाके बताऊं। उसको तो यही ऑप्शन दिखेगा कि मैं इसके साथ फिर भाग जाऊं या मैं इसके साथ मतलब अलग से हो जाऊं। ठीक है, या मान लीजिए आपके बाद से उस आपके बच्चे ने कहीं शादी नहीं की, मतलब आप जिसको वो पसंद करता है या पसंद करती है उससे वो शादी नहीं करता है, और आपके पसंदीदा अ, आपके कास्ट का, आपके रिलीजन का या जो भी उस पर्सन से शादी करता है, तो वो कभी भी आपसे आपसे कभी भी खुश रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। वो कभी आपको बता ही नहीं पाएगा ना। आगे उसके साथ अगर जिंदगी में कुछ भी होता है वो कभी नहीं बता पाएगा। उसको यही लगेगा कि अगर अब मैं कुछ बताने के लिए गया तो मेरे मम्मी पापा सुसाइड कर लेंगे, मेरे मम्मी पापा जहर खा लेंगे, मैं इनको कुछ नहीं बताऊंगा। वो अकेले ही घुटता रहेगा, अकेले ही अपने अंदर प्रेशर लेता रहेगा, अकेले ही एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सबसे गुजरता रहेगा, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को आके कभी नहीं बताएगा। तो ये ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जिनका ऐसा बिहेवियर होता है, वो डिसफंक्शनल फैमिलीज के कैटेगरी में परफेक्टली फिट होते हैं। और जो मुझे देख रहे ऑडियंस, मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने हर स्टेप पे बोला है ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, आप लोग मतलब मुझे ऐसा ब्लेम मत करिए कि मैं बच्चों को भड़का रही हूँ पेरेंट्स के खिलाफ या अगेंस्ट कर रही हूँ। कुछ पेरेंट्स जो बिल्कुल समझते हैं अपने बच्चों की फीलिंग्स, वो बहुत ही अच्छे से अपना फैमिली स्ट्रक्चर चलाते हैं। और जो कुछ पेरेंट्स जो बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है जो डिसफंक्शनल फैमिलीज की कैटेगरीज में आते हैं। हमने इसके डेफिनेशन में स्टार्टिंग में एक लाइन पढ़ा था कि ऑफन दिस पैटर्न्स आर रिपीटेड अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि कुछ फैमिली, देखिए अभी के टाइम पे तो थॉट्स काफी ज्यादा चेंज, माइंडसेट काफी ज्यादा चेंज हो गई है। ठीक है, पेरेंट्स के भी उनके भी डेवलपमेंट होते होते वो भी काफी चीज में सपोर्टिव हो गए हैं। ठीक है, जो पहले के टाइम पे बिल्कुल नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे इस चीज का ऐसा मतलब है ना कि कुछ जो पेरेंटल बिहेवियर होता है वो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है। कि अगर मेरी दादी ने मेरी मम्मी को एक टॉक्सिक बिहेवियर में रखा होगा, एक टॉक्सिक सराउंडिंग में रखा होगा, तो मेरी मम्मी भी ना चाहते हुए उनका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि वो भी वो ट्रॉमा मेरे आगे पास ऑन करे। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर हमारे पेरेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स से कुछ बुरा क्या होता है, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि फिर हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट, अपब्रिंगिंग ऐसा हो जाता है कि वो अपना जो उनका एंजाइटी और ट्रॉमा होता है वो हमारे पास करते हैं। तो बच्चे ऐसे पेरेंट्स के थ्रू पलते हैं। वो उन्होंने अक्सर नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स हमेशा ऐसा बोलते हैं, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, हमारे मम्मी पापा ने तो हमें इस बात के लिए तो हमें तो मार दिया होता, हमें तो पीट दिया होता, मैंने तो तुम्हें फिर भी छूट दी है, मैंने तो तुम्हें पढ़ने की आजादी दी है, मैंने तुम्हें बाहर काम करने की आजादी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है कि जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ जो बिहेवियर रखा, हमारे पेरेंट्स ने हमें थोड़ा राइलेबल होते हुए वो फिर भी वो ट्रॉमा हमारे ऊपर पास होने लगा। ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ अलग हो जाएगा या कुछ नया हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें भी वही चीज संभालना पड़ेगा जो हमारे माँ बाप ने हमें वक्त रहते समझाया था। वो इस चीज को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं कि उनके साथ गलत होता था। कुछ कुछ बात पे जो मैं पुराने थॉट्स या पुराने ट्रेडिशन या हमारे पुराने विचारों को मैं उनको खंडित नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना बता रही हूँ कि उस टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, उस टाइम पे जो बहुत ही कॉमन था, मारना पीटना एब्यूज करना, वो हमारे पेरेंट्स पे पास ऑन हुआ और हमारे पेरेंट्स ने हमें पास ऑन किया। तो कभी कभी कुछ डिसफंक्शनल फैमिलीज में ऐसे पैटर्न्स बनते हैं कि जो ट्रॉमा एंजाइटी है, ठीक है, और जो ये पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है, ये जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है आगे। क्योंकि ऑब्वियस है, हमारे साथ बुरा होगा, हमारा माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा, हमारा माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं पिक्चर मूवीज में जो विलन होता है, ठीक है, वो विलन कैसे बनता है कि उसके साथ एक कुछ गलत हादसा होता है और उसको लगता है कि पूरी सोसाइटी गलत है, पूरे समाज के लोग गलत है, अगर मेरे साथ गलत हो तो मैं इनके साथ भी गलत करूंगा। उसी तरह से बहुत सारी मूवीज ऐसी बनती है ना कि एक के साथ कुछ बहुत गलत हादसा हो गया, कुछ बहुत गलत इवेंट हो गया, तो वो बाकी सारे लोगों के साथ वो गलत करने का कोशिश करता है। बस उसी तरह से ये भी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉमन साइंस ऑफ डिसफंक्शनल फैमिलीज। डिसफंक्शनल फैमिलीज के कॉमन साइंस क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन में मीन्स बातचीत ही नहीं होगा।
आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं होगा। ठीक है, कहीं पे आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, कहीं पे आप एंजाइटी फील कर रहे हो, या आपको घर का कुछ ऐसा माहौल है, घर की कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं आ रही है, और आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको वो चीज गलत लग रहा है, तो आप उसके लिए आवाज उठाना चाहते हो, मतलब आप उनसे बात करना चाहते हो एटलीस्ट, कि मम्मी पापा मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, या मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स होता है ना कि जब आप उनको अपने बारे में जब बात करने जाओ, ठीक है, या कुछ आप शेयर करने जाओ, कुछ बताने जाओ, जो उनको नहीं सुनना है, जो उनको सुननी ही नहीं है अपनी बात, वो बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देना चालू कर देंगे आपको। मतलब जैसे आप बोल रहे हो और वो ऐसे बैठे हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे। वो इधर देखेंगे, काम पे चले जाएंगे, कुछ करेंगे, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे हो जाता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि जिसमें साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, पेरेंट्स को सुननी ही नहीं है बच्चे की बात, उनको लगता है ये फालतू बकवास करेगा, इसकी बात मेरे को नहीं सुननी। सेकेंड साइन है क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। ठीक है, बच्चों को क्रिटिसाइज करना और बच्चों को जजमेंट पास करना। पेरेंट्स को लगता है कि क्या ही हो जाएगा, बच्चों को हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना, अगर हमारा बच्चा मोटा है तो हम उसको मोटा नहीं कह सकते, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा अंडरवेट है तो हम उसको अंडरवेट नहीं कह सकते। पेरेंट्स खुद को एक पावर, एक अथॉरिटी के प्लेस पर रखते हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ भी बोले, तो उनको ऐसा बिलीव होता है कि बच्चे हर्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम उनके माँ बाप हैं, हम बच्चों को कुछ भी बोल सकते हैं, बच्चों को हर्ट नहीं होना है, क्योंकि मैं तो उनका माँ बाप, मतलब मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनका बाप हूँ, मैं उनको कुछ भी बोल सकता हूँ, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये सबसे बड़ी फॉल्स मेंटेलिटी है, अगर जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मेरी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, आपकी बात का बुरा नहीं लगेगा तो उसको किसकी बात का बुरा लगेगा। बच्चे बाहर वालों की बात को इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं लेंगे जितनी वो आपकी बातों को लेंगे। बाहर की सोसाइटी उनको ज्यादा टॉन्ट करे, हैरास करे, ट्रॉमा में डाले, तो बच्चे काफी ज्यादा सहम जाते हैं, बच्चे काफी ज्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन जब यही सारी चीजें पेरेंट्स के थ्रू स्टार्ट हो ना, कि जब मेरे घर में ही ऐसा इन्वायरमेंट है, मेरे माँ बाप ही ऐसा बोलते हैं, बाहर भी ऐसा बोलते हैं, तो तभी बच्चे गलत कदम उठाते हैं फिर खुद के लिए। उनको लगता है जीने का कोई मतलब ही नहीं है, जीने का कोई फायदा ही नहीं है। हम बच्चे के थॉट प्रोसेस का क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल है उनको डिमीन करने के पीछे। क्रिटिसिज्म में आता है सबसे पहले कॉन्स्टेंट ब्लेमिंग एंड कॉन्स्टेंट कंपेयरिंग विद अदर्स। ठीक है, हर बात में बच्चों को ब्लेम करना, बच्चा सोसाइटी बच्चों की कंप्लेन करिए, बच्चों को ब्लेम कर दो, टीचर बच्चे की कंप्लेन करिए, बच्चों को ब्लेम कर दो, बच्चों को कोई सर्टेन काम नहीं आ रहा है, बच्चों को ब्लेम कर दो, हर बात पे ब्लेम करना। और कॉन्स्टेंट कंपेयरिंग, पता है कुछ माँ बाप ना ऐसा बोलते हैं कि मैंने कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया कि तुम ये सब्जेक्ट लेके पढ़ो, तुम इतने ही मार्क्स लाओ, तुम बस पास हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। आप ना हमेशा कुछ पेरेंट्स के मुंह से ऐसा सुनते हैं कि भाई मैंने तो कभी उसको फोर्स नहीं किया कि बेटा तू यही लेके पढ़, ठीक है, तुम्हें इतने ही मार्क्स आने चाहिए। लेकिन यही पेरेंट्स पता क्या करेंगे, आपको डायरेक्टली वो बोलेंगे, वो क्या करेंगे, rather देन वो आपको अदर जो उनके जो सोसाइटी रिलेशन में जो अदर बच्चे हैं ना, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो बहुत सक्सेस कर रहे हैं, जिनको अच्छी जॉब लग रही है, जिनको गवर्नमेंट जॉब लग रही है, उससे आपके कंपेरिजन करेंगे। मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव के बच्चे की बहुत अच्छी रिजल्ट आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई या बहुत ही अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग गई, ठीक है। अब वो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपके पास ही बैठ के उससे बात करेंगे, ठीक है, उसके पेरेंट्स से बात, मतलब अपने रिलेटिव से उसके पेरेंट्स से बात करेंगे कि अरे वाह बेटा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया, तुम तो मेहनत करते ही थे, मेरा ही बेटा का कुछ नहीं हो रहा, मेरी बेटे का कुछ नहीं हो रहा, ये पूरा दिन गेम खेलता है, ये पूरा दिन ये करते रहता है, इसको पूरा दिन वीडियो बनाना है, इसको पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर कांस्टेंट ब्लेम करेंगे और दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते रहेंगे, और ये सब करने के बावजूद वो कहेंगे मैंने तो कभी अपने बच्चों को फोर्स ही नहीं किया कुछ करने के लिए। आर यू सीरियस? ऐसा सब करने के बाद आप फिर भी ये प्रेस्टीज रखना चाहते हो, ये प्राइड हो रहा है आपको खुद के ऊपर कि आपने किसी भी चीज के लिए अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया। अनदर पॉइंट इज कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बॉडी शेमिंग करते हैं। ठीक है, बाहर की दुनिया तो वैसे ही बहुत खराब है, वैसे ही बहुत क्रूएल है, ठीक है, हमारे बच्चों के लिए। और यही चीज अगर घर से, फैमिली से स्टार्ट हो ना, तो फिर बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी या स्ट्रेस में जाने से भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। चलो मैंने माना बहुत ज्यादा ओवरवेट होना या बहुत ज्यादा अंडरवेट होना,
ठीक है, एक ह्यूमन हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस बात को क्या हम प्यार से समझा नहीं सकते अपने बच्चों के लिए कि ये चीज होना आपके बॉडी के लिए एक नुकसानदायक चीज है, राइट? हम उनको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है ना कि हम बहुत सारी अच्छी चीजें से उनको समझा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर पे कमेंट पास करेंगे और उनको बॉडी शेमिंग करेंगे। कि लड़की को तो सबसे ज्यादा, भाई साहब, लड़की को तो सबसे ज्यादा, कहीं पे भी गई है, कोई फैमिली फंक्शन में है, चार औरतें आके बीच में, हाय कितनी मोटी हो गई है, इसकी शादी कैसे हो गई, अरे उसकी मम्मी को कहती है, मतलब कि अरे अपनी बेटी को संभालो जी, इसकी शादी कैसे होगी, ऐसा कोई फिगर होता है, इतना मोटा कोई इंसान होता है, ऐसे करके। आपको पता है, जब आपके रिलेटिव अगर आपको चार लोगों के बीच में आपको सुनाते हैं ना, तो इसके जिम्मेदार आपके पेरेंट्स होते हैं। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है और इसमें मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मुझे पता है कि अगर कोई बाहर वाला आपको आके सुना रहा है ना कोई चीज, तो ये बिल्कुल आपके पेरेंट्स की ही मिस्टेक है यहाँ पे, कि आपके पेरेंट्स ने ऐसा एक बाउंड्री सेट ही नहीं किया आपके लिए कि अब आपको बाहर वाला कुछ आके बोले। ठीक है, कभी कभी ना बच्चों को ये चीज फिर भी एक्सेप्टेबल होती है कि चलिए चलो, मेरे मम्मी पापा गुस्से में मुझे डांट दिए, मुझे कुछ बोल दिए, ठीक है मैं माइंड नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जब बाहर वाला आता है ना आपके घर, मान लीजिए आपके रिलेटिव आपके घर आके आपकी बुराई करते हैं ना, और उस टाइम पे आपके पेरेंट्स बिल्कुल चुप रहते हैं, उनका सपोर्ट देते हैं कि हाँ हाँ मैं तुझको कितना समझाता हूँ फिर भी ये नहीं सुनता है मेरी बात, बोलूंगा कि इतना ज्यादा मत खा, फिर भी ये खाते रहता है। ऐसे जो पेरेंट्स रिएक्शन देते हैं ना अपने रिलेटिव्स के साथ बैठ के, इन्हीं पेरेंट्स की वजह से बच्चा खुद को बहुत ज्यादा ही कमजोर समझने लगता है। उसको ऐसा फील होता है कि मैं सोसाइटी में स्टैंड ही नहीं कर सकता। ठीक है, इस सोसाइटी की जो कंडीशन है मैं उस पर फिट ही नहीं बैठता हूँ। ठीक है, मेरा बॉडी खराब है, मैं खुद, मतलब वो खुद के लुक से ही वो खुद को जज करने लगता है, वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगता है कि मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरी शादी नहीं होगी, मेरे को कोई जॉब नहीं देगा, ठीक है, मेरे लुक्स अच्छे नहीं, मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा, मैं एक अच्छी पोजीशन पे नहीं आ सकता हूँ। कैसी कैसी थॉट आती है ना, ये पेरेंट्स समझ ही नहीं सकते, और उनको लगता है कि सबके सामने बैठ के बोलो मेरे बच्चे को बहुत फर्क पड़ेगा, वो नेक्स्ट डे से ही जिमिंग जॉगिंग सब करना स्टार्ट कर देगा। एंड क्लियरली दिस शोज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ अ पेरेंट। क्रिटिसिज्म और जजमेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशनल नेगलेक्ट। ठीक है, बच्चों की फीलिंग्स हो, बच्चों की बातें हो, बच्चों का कोई थॉट हो, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये सब बातों को बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं सुनना, नेग्लेक्ट करना। इसके बिहाफ में पेरेंट्स क्या करते हैं, जो उनके सो कॉल्ड सोसाइटी मेंबर्स होते हैं उनकी फीलिंग्स को ऊपर रखना, कि अगर उनका बेटा किसी चीज में एडमिशन ले रहा है, उनका बेटा कहीं बाहर जाके पढ़ रहा है, या उनका बेटा कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो अपने बच्चों को भी फोर्स करते हैं कि देखो उसका उसका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हें भी वो चीज करनी चाहिए। ठीक है, एंड देन कम्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव पॉइंट और साइन ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली, दैट इज एडिक्शन एंड अब्यूज। ठीक है, पेरेंट्स है जो एडिक्शन के शिकार है, और उस एडिक्शन का नतीजा उनके बच्चों को झेलना पड़ता है। ठीक है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी जो नशेली चीजें होती है, इन सब के नशों में आके पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर सारा, या अपने पार्टनर के ऊपर, जिस घर में ये भी होता है ना कि जो हस्बैंड है वो ड्रिंक करके, स्मोक करके वो अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है। ठीक है, और बच्चे छोटी उम्र से ये चीज देखते देखते बड़े होते हैं, बच्चों का कभी भी उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता है, और वो खुद को उस चीज से बाहर नहीं निकाल पाते, उनके लिए एक ट्रॉमा हो जाता है, एक सदमा हो जाता है, क्योंकि वो मार खाते हुए देखते हैं और वो यही सीखते हैं कि अच्छा, औरत को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है कि ड्रिंक करो और मारो। ऐसा जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, इसका विकास कभी नहीं हो सकता है। बच्चे खाली नेगेटिविटी लेते हैं। ठीक है, इतना ट्रॉमा सहने के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स से कभी लगाव नहीं करते, कभी उनके फेवर में नहीं रहते हैं, और सोचते हैं कि यार अगर इनका यही हैबिट है, बड़े होकर मैं ही घर छोड़ दूंगा या इनको ही मैं वृद्धाश्रम भेज दूंगा। ऐसे बच्चों का माइंडसेट बनता है, और इसके रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स है जो एडिक्शन एंड अब्यूज करते हैं अपने बच्चों को। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि लोग ऐसे ही मर रहे हैं। सीरियसली, आप सब तो देखते होंगे, जानते होंगे, आए दिन ट्रेन की एक्सीडेंट की घटना, आए अभी जो प्लेन का, अहमदाबाद प्लेन का जो इतना बड़ा हादसा हुआ है,
लोग ऐसे ही एक्सीडेंटली इतनी सारी डेथ्स हो रही है। ओके, उसके बावजूद कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जिंदा लाश बना देते हैं। लिटरली सिर्फ एक बॉडी, एक मिट्टी का शरीर, ठीक है, बाकी तुम कुछ सोचो मत, तुम अपना डिसीजन दो मत, ठीक है, तुम्हारी बात को मुझे सुनना है नहीं, ठीक है, मेरी बात तुम सुनो, जो मैं तुम्हें अब्यूज करा तुम उसको सहो, तुम्हें किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तुम सोसाइटी के थॉट्स के हिसाब से स्टैंड आउट करो, ठीक है, ये सारे मतलब बस मैंने जन्म दे दिया, अब मैं कठपुतली की तरह इसको ट्रीट करूंगा, मैं जैसा बोलूंगा वही होगा। कुछ पेरेंट्स की ऐसी हार्श थिंकिंग होती है। Last but not the least, another sign is parental control or absence of a parent. एक पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसमें अगर पेरेंट बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोलिंग की कोशिश करते हैं अपने बच्चों की लाइफ में, तो ये बिल्कुल नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। ठीक है, मतलब आपको एक कंट्रोल होना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर, बस इसलिए क्योंकि आपका बच्चा गलत संगति में ना जाए। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही करता है ना कि हमें ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे, जो कि देखिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो बिल्कुल आपका ये नेचर होगा ही कि आप उसको आप पल पल ध्यान दे अपने बच्चों के ऊपर, है ना, कि वो किसी गलत चीज की ओर तो नहीं जा रहा है, उसको कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है। तो दिस थिंग्स आर वेरी राइट, ओके एंड अंडरस्टैंडेबल। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हर मोमेंट पे अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो फ्रीडम ही नहीं देंगे कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जानने का हक है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, कब आऊंगी, क्या है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि आप फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मत करो ना। आप लड़कों को कुछ पूछोगे नहीं और लड़कियों से आप 1000 सवाल करोगे, ठीक है। और एक ये चीज है कि आपने अगर सब कुछ पूछ भी लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। मेरा भी बच्चा अगर है कहीं जा रहा है तो मेरी नॉलेज में कुछ होनी चाहिए। लेकिन अगर पल पल हर मिनट में मैं उसको कंट्रोल करना चाहूँ, क्या देख रहे हो, क्या चला रहे हो, टीवी में क्या देख रहे हो, मोबाइल में क्या देख रहे हो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये पहनो, वो मत पहनो, ये जो ओवर कंट्रोलिंग होता है ना, कि हम बच्चों को उसकी चॉइस का कुछ करने ही ना दे, ये सबसे खराब चीज होती है। जो अपने बच्चों को अपनी मुट्ठी में से पकड़ना चाहता है, ठीक है, कि मैं तुम्हें हर वक्त कंट्रोल करूंगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही तुमको करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको एज अ पेरेंट्स मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी सर्टेन चीज में ना आपकी मनपसंद की चीज ना मिले या आपको कोई चॉइस ना मिले, ठीक है, आप एक मॉल में कपड़ा खरीदने गए हो, ठीक है, आप सोच के गए हो कि आपको क्या लेना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, क्या लेना है, कौन सा शर्ट लेना है, आप सब सोच के गए हो। उसके बाद आपको उस मॉल का जो मैनेजर है या स्टाफ है आपको बोलता है कि सर आज स्टॉक में से ब्लैक कलर का टी शर्ट है या ब्लैक कलर के आउटफिट्स है और आपको वही लेने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको वही लेने ही पड़ेंगे, आपको कोई कुछ और नहीं मिलेगा। आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, आप 4 गाली देके आओगे ना मॉल के मैनेजर को। आप ये इसी तरह से ये चीज समझो कि बच्चे को आपने जो जन्म दिया है तो वो आपके हिसाब से चलने वाला एक मशीन नहीं है, ठीक है, एक रोबोट नहीं है कि आप उसको जिस तरह से फंक्शन करोगे उस तरह से ही चलेगा, ठीक है। मेरे ये सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को समझो कि आपका और आपके बच्चे का एक गहरा रिलेशन है, एक गहरा नाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप सोचते हो वो आपके बच्चे भी सेम सोचे। अगर आप किसी चीज के फेवर में हो तो आपका बच्चा भी उस चीज के फेवर में हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को जो चॉइस नहीं देते हो किसी भी चीजों में और आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि जो मैंने बोला वही तुम्हें करना पड़ेगा, तो बच्चे कभी भी आपके फेवर में नहीं रहेंगे, बच्चे हमेशा आपके अगेंस्ट में रहेंगे। वो दूसरे बच्चों को देखेंगे और उनको खुद में एक उनका लो सेल्फ स्टीम बनते जाएगा कि अरे यार इसके पेरेंट्स ने इसको इस तरह की फ्रीडम देके रखी है कि आज ही क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, इसकी खुद की मर्जी से हो रही है। लेकिन मेरे पास ये ऑप्शनिटी, ये पावर नहीं है कि मैं खुद की लाइफ को खुद के मन पसंद से एंजॉय कर सकती हूँ। ओके नाउ ऐसे बच्चे जो ऐसे डिसफंक्शनल फैमिलीज में रेज होते हैं उनकी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होती है उनके माइंडसेट पे, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है लो सेल्फ स्टीम। उनकी सेल्फ स्टीम इतनी लो हो जाती है क्योंकि उनको खुद से कुछ करने का मौका ही नहीं दिया जाता। उनको हर वक्त हर बात पे उनको ब्लेम किया जाता है या जज किया जाता है। तो बच्चे के सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाते हैं, वो कभी कॉन्फिडेंटली फील नहीं करते, हर चीज में वो अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे
कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, या ये अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका जो आउटकम होगा वो मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगा, और फिर मुझे उनकी उस टॉक्सिक बिहेवियर से डील करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों का जो सेल्फ स्टीम है वो काफी लो हो जाता है, वो खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और सेकंड पॉइंट पे भी यही चीज आती है कि वो खुद पे तो ट्रस्ट नहीं करते, वो फिर किसी और पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जो पेरेंट्स जो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट और टॉक्सिक बिहेवियर में रखते हैं अपने बच्चों को, या कंट्रोलिंग नेचर में रखते हैं अपने बच्चों को, ऐसे बच्चे फिर बाहर जाके डेफिनेटली गलत संगति में या गलत तरह के रिलेशन में पड़ते ही है। ठीक है, उनको जहां पे दिखता है कि हाँ यहाँ पे मस्ती हो रही है, फ्रीडम हो रहा है, चाहे वो गलत तरीके से क्यों ना हो रहा है, वो उस ग्रुप से जाके जुड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, मुझे हमेशा कंट्रोल करके रखा, तो अब मैं उस फ्रस्ट्रेशन एंगर को वो किस तरह से निकालते हैं कि वो उस गलत संगति में पढ़ के उनको लगता है कि वो मीन्स खुद को प्लीज कर रहे हैं, या खुद एक अच्छे एटमोसफेयर पे या मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन नहीं, बाहर के जो लोग हैं ना, जो हमें तो पता है कि हमारे घर से स्टेप आउट करके कितने दरिंदगी वाली दुनिया है, कितने सारे लोग हैं जो हमारा भला नहीं करेंगे, जो हमारे साथ गलत करेंगे। ऐसे लोगों की संगति में इजीली आपका बच्चा चला जाएगा अगर उसको घर में एक टॉक्सिक फ्री एनवायरनमेंट, एक लविंग केयरिंग एनवायरनमेंट ना मिले तो। थर्ड पॉइंट इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बच्चे इजिली एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं अगर उनको एक प्यार भरा एटमोसफेयर नहीं मिले। उनको लगता है कि सोसाइटी के सारे लोग तो हमें ब्लेम करते हैं, हमारे खुद के माँ बाप भी करते हैं। वो इतना थॉट प्रोसेस, इतना सोचते 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 बिना किसी को बोले अपने अंदर इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा स्ट्रेस भर लेते हैं कि वो इजिली डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन से वापस बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, और जो लोग आ भी पाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ही मुश्किलों से हो के आ पाते हैं। ठीक है, और उनके लिए वापस नॉर्मली होना, वापस सब कुछ एक्सेप्ट करना वो बिल्कुल इजी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ अबंडमेंट। बहुत सारे बच्चों को एक ऐसा फियर हो जाता है, ऐसा डर बैठ जाता है उनके मन में कि उनको अब अबंडन किया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते, उनको छोड़ देंगे। हमें एज अ पेरेंट हमें लगता है ना कि हम सिर्फ बाहर कमा रहे हैं या कमा के घर ला रहे हैं, या हम घर में काम कर रहे हैं, या बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं फूड, शेल्टर, होम, क्लोथ्स, हम लोग ये सारी जो नीड्स है वो प्रोवाइड करें बच्चों को, तो बच्चों की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। जबकि माइंडसेट हो जाता है कि हम अपने बच्चों को सब कुछ ला के दे रहे हैं। देखिए, पैसों से खरीदा हुआ सामान जब अपने बच्चों को ला के दे रहे, वो उसको बाहरी और से उसको प्रोटेक्ट रख सकता है, लेकिन मेंटली तो नहीं रख सकता ना। मेंटली आपके बच्चों को आपका प्यार चाहिए। जो ऐसे जो माँ बाप होते हैं जो डिसफंक्शनल फैमिलीज के कैटेगरी में आते हैं, वो माँ बाप वो नहीं देते। उनको लगता है कि मैं बाहर से कमा के लाके जो चीजें हैं, कुछ बेसिक नीड्स है, वो मैं फुलफिल कर दे रहा हूँ, तो मेरे बच्चों को सब कुछ मिल जा रहा है। और फिर वही सोसाइटी में खड़े होकर बोलते हैं, अरे मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, मैंने जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर लाया, जिंदगी भर खिलाया, खाने को दिया, पहनने को दिया, रहने को जगह दिया, सोने को जगह दिया। ठीक है, और वही पेरेंट्स फिर आर्ग्यूमेंट में भी इस बात को ऐसे यूज करते, बोलते हैं कि तुमको मैंने इसी दिन के लिए पाला था कि तुम ऐसा कुछ करके मेरा नाम बदनाम करो, मेरे को सोसाइटी में मेरी इज्जत खराब करो, तुम्हें मैंने पाल पोस के बड़ा किया है तो तुम अब मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकते हो। अरे भाई, पाल पोस के बड़ा किया है मतलब आप अपने बच्चों को जन्म दे रहे हो, तो आप उसको क्या नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के बाद छोड़ दोगे? क्या ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को अगर इस दुनिया में लाए हो ना, वो आपका डिसीजन है, आपके बच्चों का डिसीजन नहीं था। इस दुनिया में आना आपका डिसीजन था, और इस डिसीजन के बाद आपकी ड्यूटी है कि आपको उनको बड़ा करना है, उनको रेस करना है। ये नहीं होता है कि मैं उसको नेक्स्ट डे कहीं पे छोड़ दूंगा कचरा कूड़ा में, ऐसे होता है क्या? तो फिर आप इस आर्ग्यूमेंट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो अपने बच्चों को कि तुम्हें मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, अब तुमको मेरी बात सुननी चाहिए, मैंने तुम पे इतना ज्यादा खर्च किया है, इतने सारे इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं इन्वेस्टमेंट किया है मतलब वो कौन सी स्कीम थी? वो कोई आपका बैंक लोन का स्कीम है क्या? इन्वेस्टमेंट किया है मतलब क्या होता है? एसआईपी भर रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट? कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं ना, लिटरली लगता है कि यार अब इनसे बहस ही करना बेकार है। सीरियसली, इन्वेस्टमेंट क्या है? तुम पे इतने साल, अब तुम मेरे को मतलब रिटर्न ला के दो, मेरे को रिफंड ला के दो। आप एक बच्चे को जन्म देके जब उसको रेस करते हो ना, तो जब आपका ये थिंकिंग होता है कि बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा करे, अपना सेटल हो जाए, ये पेरेंट्स की जो थिंकिंग होती है, वो सब सब पेरेंट्स की थिंकिंग होती है, सब उनसे प्यार करते हैं, तो किसी को गरीब नहीं दिखना चाहते हैं अपने बच्चों को।
या जो मैंने मतलब एक पेरेंट्स एक होता है ना, जो मैंने गरीबी देखी या मैंने जो बुरा वक्त देखा अपनी लाइफ में, वो तुम ना देखो। ठीक है, वो उन सारी चीजों के लिए पेरेंट अपने बच्चे को रेस करते हैं, वो सब चीज समझ में आता है। लेकिन ये सब जो सो कॉल्ड बातें होती है कि आर्ग्यूमेंट में कि मैंने तुम्हें बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, मैंने तुम्हें खाना पीना ला के दिया, तो भाई साहब ये आपकी ड्यूटी थी, आपको करना ही था। आप वो चिड़िया नहीं हो ना जो बच्चे को जन्म देके घोंसले से बाहर फेंक दोगे। कुछ तो इंसान और जानवर में डिफरेंस होता है, ये बात तो सब मानते हो। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ह्यूमन आर द सोशल एनिमल, बट फिर ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट और माइंडसेट के बाद बच्चे खुद को एक बर्डन की तरह समझने लगते हैं फैमिली के ऊपर। मैं इस फैमिली में एक बर्डन हूँ, मैं बोझ हूँ इनके ऊपर कि यही सब कुछ करे, मैं कुछ नहीं करता, मैं एक बोझ की तरह हूँ। ओके, सबसे आयरनिकली बात ये होती है कि हाउ पेरेंट्स यूज टू गिव अस फ्लैशबैक ट्रॉमास। ठीक है, पेरेंट्स कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है, आप उस टाइम तो एक अपना टोन एक तरीका भूल जाते हो कि आप बच्चों से बात कर रहे हो। आपको लगता है हमसे छोटा है तो हम जिस तरह से जो भी हार्श वर्ड, जो भी एब्यूसिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं उसको चुप कराने के लिए हम करेंगे। आपको ऐसा लगता है। और इसी को ध्यान रखते हुए कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, दे यूज द पास्ट मिस्टेक ऑफ अ चिल्ड्रन एज अ वेपन टू विन एन आर्ग्यूमेंट। जब बच्चों से कुछ गलती हो जाती है या उनके पास्ट में कुछ साल पहले उनसे कुछ गलती हुई होगी, ठीक है, बचपन में उनसे कुछ गलती हुई होगी, किसी गलत संगत में पड़े होंगे, कुछ गलत, कुछ मान लीजिए कोई रिलेशनशिप या कुछ भी किसी भी तरह, ठीक है, जहाँ पे उन्हें बिट्रेयल मिला होगा, किसी से धोखा खाए होंगे, ठीक है, उनसे गलती हो गई होगी किसी पे ट्रस्ट करना, और ये जब पेरेंट्स को पता चलता है तो उस टाइम तो हम सबको पता है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स यही चीज को हमेशा लाइफ लॉन्ग, जब तक बच्चा उनके साथ है ना, और जब बच्चा आगे की लाइफ में कुछ मिस्टेक करता है ना, कुछ सिली मिस्टेक कर देता है या कोई भी या मिस्टेक नहीं भी कर रहा हो, अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है तो पेरेंट्स उस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए लास्ट में हमेशा एक ऐसा वर्ड एज अ वेपन की तरह यूज करते हैं, एक हथियार की तरह। तुमको याद है ना तुमने क्या किया था? तुमको आज तक मुझे वो ट्रॉमा फील होता है, आज तक मुझे मेरे दिमाग से वो, मेरे जहन से वो बात नहीं जाती है जो तुमने किया था इतने सालों पहले। तुम्हें याद है ना? आपकी पास्ट लाइफ की कोई भी मिस्टेक हो, वो ऐसा हथियार बनाकर आपके सामने पेश करते हैं कि आप उस आर्ग्यूमेंट में कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर आप साइलेंट हो जाते हो, वो इजीली जीत जाते हैं। और वो सबसे हर्टफुल मोमेंट होता है बच्चों के लिए। ठीक है, और इसके बावजूद पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते अपने बच्चों से कि मैं तुमको कुछ भी बोलूं या रिलेटिव तुमको कुछ भी बोले, ठीक है, कोई भी तुमको कुछ भी बोल रहा है तो तुम उस बात को दिल से ना लगाओ। और वो खुद क्या करते हैं, आपकी जो पुरानी पास्ट मिस्टेक्स है वो उसको ऐसे सीने में लगा के बैठे रहते हैं कि कोई भी आर्ग्यूमेंट होगा मैं उस चीज को एक हथियार की तरह यूज करूंगा। ये है कुछ पेरेंट्स का डबल स्टैंडर्ड कि वो हमेशा ऐसा करते हैं कि वो आपकी अगर किसी से भी बहस हो रही है, रिलेटिव से या किसी से भी, और आप उनको जवाब दे दे रहे हो मतलब अपने स्टैंड के लिए, क्योंकि आपका फैमिली आपका स्टैंड नहीं ले रहा है, तो आप खुद के स्टैंड के लिए अगर उनको जवाब दे रहे हो, ठीक है, तो वो आप ही को समझाएंगे rather देन कि वो अपने रिलेटिव्स को समझाएं कि भाई मेरे बच्चों को मत बोलो, उनको जो भी बोलना चाहता है वो मेरा ही है। लेकिन नहीं, पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनको सोसाइटी में वो लोग चाहिए, वो उनको आप नहीं चाहिए। उनको ये नहीं लगता है कि बच्चों को लाइफ लॉन्ग मेरी ही जरूरत रहेगी, या बच्चे में मतलब लास्ट में बच्चे ही मेरे पास रहेंगे, और कोई रिलेटिव तो मुझे नहीं आएगा देखने। लास्ट में जब अंतिम टाइम आएगा, जब मैं बीमार पड़ूंगा, तो मेरे बच्चे मेरे पास भाग के आएंगे। पेरेंट्स को अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो रिलेटिव्स आपको ला के नहीं देंगे, आपका जो बच्चा कमाएगा वही आपको ला के देगा। आपने ही अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, राइट? आप अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, उसके बर्थडे पार्टी के लिए आपने अरेंजमेंट किया होता है, उसकी कॉलेज फीस आपने भरा होता है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया आपने होता है, बच्चों का साथ आपने दिया होता है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है कि बच्चे रजामंदी चाहते हैं, तो आप सोसाइटी से पूछने जाते हो, और जब सोसाइटी मना करती है तो आप अपने बच्चों को डांटते हो, धमकाते हो कि नहीं, ये हमारी सोसाइटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। आपके बच्चों को जब जरूरत होती है तो आपके रिलेटिव नहीं आते हैं उसको देखने के लिए। तो जब आपके बच्चे आपसे कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मेरे माँ बाप ये बात मान ले, मेरी खुशी देख ले, मेरी खुशी के लिए मान ले, तब जब आप सोसाइटी को बीच में घुसाते हो तो ये चीज बहुत ही गलत है।
और ऐसे ही सोसाइटी कामयाब होती है आपका घर बर्बाद करके। एक फैमिली जो फंक्शनल फैमिली की तरह चल सकती थी वो एक डिसफंक्शनल फैमिलीज में कन्वर्ट हो जाती है और आपके खुद के बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मेरी इन सारी बातों का यही मतलब था कि मैं सारे पेरेंट्स को या सारे बच्चों को भी, मैं किसी को किसी के खिलाफ भड़का नहीं रही थी, बस ऐसे पेरेंट्स के बारे में बात कर रही थी जो जिनका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा टॉक्सिक नेचर वाला है। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जो डिसफंक्शनल फैमिलीज में आते हैं वो जब कभी नहीं बदल सकते तो फिर आपको खुद ही कोप अप करना पड़ेगा, आपको खुद ही उस चीज से, उस सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने लिए एक पीसफुल लाइफ सेट करना पड़ेगा। गाइस, हियर वी कम टू एन एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, रिलेटेबल लगा हो, ठीक है, या मेरी बातें आपको रिलेटेबल लगी हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी तरह से अगर आप इससे रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है तो आप बस ऐसे से करके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड तक अगर आप पहुंचेंगे तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा, तो वो सरप्राइज का टाइम आ गया है, मैं अनाउंस कर देती हूँ। हमारा एक सीरीज निकलने वाला है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यस, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं साइकोलॉजिकल फील्ड में, साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो सब सीरीज के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाने वाली हूँ और वो प्लेलिस्ट में डालने वाली हूँ। आपको जिनको भी इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानना हो आप बिल्कुल मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उस सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। और गाइस, ऐसे ही कुछ रिलेटेबल कंटेंट आपके पास आते रहेंगे तो प्लीज सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।